चलिए जी, ध्यान लगाएंगे सर, प्लीज 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 सर, प्लीज बातें नहीं करेंगे। आज की क्लास से पहले 3 लेक्चर्स यूट्यूब पे कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन आ चुका है। उसका एक स्पेशल केसेस का लेक्चर आ चुका है जिसमें मैंने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के सारे स्पेशल केसेस पढ़ाए हैं। फिर एक इनइलास्टिक कोलिजन का एक टॉपिक आ चुका है। ये 3 टॉपिक पे 3 अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको पढ़ाऊं वो उन 3 लेक्चर से रिलेट ना करूं, ताकि आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आज क्लास में बोल दिया था कि टेस्ट हो सकता है, तो आप देख रहे हैं कि जो है थोड़ा बच्चे जो हैं कुछ डर कर आए भी नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं। पहला रिलीव कह रहा हाँ, कहता बस समझो, मतलब कितना खुश हो रहा है क्योंकि मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, कह रहे तो धोखा सा हो गया ना, बट चलो कोई नहीं। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको आज, और वो जो टॉपिक है आप ही की बुकलेट में से वो 2 डायमेंशन कोलिजन पे बेस्ड है। और अगर आपके पास पैकेजेस हैं तो आप उसको बुकलेट के पेज नंबर निकालना बेटा, 56 36 नहीं 36 तो नहीं होगा, पेज नंबर 55 है, पेज नंबर 55 इस पे पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 55। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा है YouTube पे जो आया है, तो पेज नंबर 54 तक वो कवर कर चुका है। बीच में एक न्यूमेरिकल की क्लास और डालूंगा, इससे इसके बाद जो कोलिजन की क्लास होगी दैट विल बी द फाइनल पोर्शन। वैसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 घंटे का कोलिजन का एक लेक्चर दे दूं, बट वो ट्रॉमा दे देता है। तो छोटे छोटे, जैसे मैंने एक 40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, लेक्चर 1, फिर एक 30 मिनट का है, फिर एक तो 16 मिनट का ही है, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। तो आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है वो 2 डायमेंशन कोलिजन है। लेकिन हो सकता है आप लोगों ने किसी ने तीनों में से कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन क्या होता है? 2 बॉडीज का आपस में टकराना या फिर इंटरैक्ट करना। इंटरैक्ट बोले तो कि साहब मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, मास है इसका m1, और एक बॉडी है, मास है इसका m2। हो सकता है कि ये u1 जो है, जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो, और u2 जो है कम हो, तो ये इससे जाके कोलाइड कर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं, u1 इधर आ रहा है और u2 इधर आ रहा है ना, यानी कि m1 इधर आ रहा है, m2 इधर आ रहा है, कोलाइड कर गए। अब कोलिजन के दौरान जरूरी नहीं है कि बॉडीज का आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है सब, जैसे कि वो बिलियर्ड्स की बॉल होती हैं, स्नूकर खेला कभी तुम लोगों ने? स्नूकर है, हाँ सभी तो खोला। कंचे खेले तुमने कभी? हाँ देखो तुम कराम ने तो कंचे भी खेले हैं सर। तो उनमें ना बॉडी का ना फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल टच होता है। व्हेनेवर 2 बॉडीज कोलाइड इन अ सच अ मैनर दैट दे हैव अ फिजिकल कांटेक्ट, वो कभी भी एनर्जी कंजर्व कर ही नहीं सकते। भाई अब आप सोचो, बॉडी मूव करते हुए आ रही है, उन पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक, हाँ कि नहीं? बॉडी मूव करती आ रही है, उन पे कौन सी एनर्जी होगी? अब जैसे ही वो 2 बॉडीज आई और आपस में टकराई, तो आवाज आती है क्या? कोलाइड करेंगे तो आवाज आएगी। अच्छा, अगर आवाज आई इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। और होता है क्या कि जब बॉडी कोलाइड करती है ना, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। भाई टकराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? बहुत कम बढ़ेगा सर, बहुत कम इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, लेकिन चलो होता है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है वो लॉस हो रही होती है। तो एक दिमाग में ना मेरी बात हमेशा याद रहेगी कि जब भी 2 बॉल फिजिकली कोलाइड करती हैं तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नहीं सर। अच्छा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है सर, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है सर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं है? ये कैसे पता चलेगा कि अगर एनर्जी लॉस हो गई तो इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? और अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई तो कौन सा कोलिजन?
तो बेसिकली जो दो प्रकार की क्लासिफिकेशंस है वो ये हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो जब दो बॉडीज टकराती हैं और उनके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होते, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। इनइलास्टिक कौन है? जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। बोलो हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा, हमने उसमें इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ाया आपको, हमने उसमें आपको इनइलास्टिक कोलिजन नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने पढ़ाया आपको 1D। 1D क्या होता है सर? 1D वो कोलिजन होता है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। याद है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, 1D मोशन पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो आज की क्लास का जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन जो है, गर्मी तो लग रही है ना? हॉटनेस बढ़ गई तुम्हारी है? टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। क्या समझ रहे हो तुम? कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, मास है इसका m1, और दूसरी बॉल है, इसका मास है m2। इन दोनों के जो सेंटर्स है ना बच्चों, वो एक ही लाइन पे हैं। इन दोनों के सेंटर कहां है? तो जब ये कोलाइड करेंगे आपस में, तो कोलिजन के बाद हो सकता है m1 वापस चला जाए, हो सकता है m1 रुक जाए, m2 चलने लगे, हो सकता है m2 पहले से रुका हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसा कैसा भी मोशन हो, रहेगा वो सिर्फ एक ही लाइन में। किस में रहेगा वो? इसको बोलते हैं हेड ऑन। क्या बोलते हैं? जब दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे हो, जब दोनों के सेंटर, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन को ही बोलते हैं 1 डायमेंशन। हेड ऑन को क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन। सही है क्या? अब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान लगाओ। जैसे कि मान लीजिए मास m1 ये रहा, ऑफ कोर्स इसका सेंटर यहां होगा, तो उसकी जो लाइन है वो ये रही। बोलो हाँ है ना? दूसरा मास कहां है? ये रहा, इसका मास m2, इसका सेंटर लाइन अलग है। सही है क्या? अब बताओ क्या होगा जब ये इससे टकराएगा, तो क्या होगा? तो मुझे पता है कि ये छूते हुए यहां चली जाएगी। बोलो हाँ। m1 यहां चला जाएगा, और m2 कहां चला जाएगा? m2 नीचे चला जाएगा कहीं। बोलो हाँ या ना? तो ये एक लाइन में नहीं चलता, ये 2 लाइन में चल रहा है, ये प्लेन में चल रहा है, ये एंगुलरली चल रहा है। एंगुलरली मतलब जैसे कि मान लीजिए इसको देखें तो इसका एंगल यहां से यहां θ1 हो गया और इसका एंगल यहां से यहां θ2 हो गया। जब ये एंगुलरली चलने लगे, जब ये एंगल पे चलने लगे, तो वो कोलिजन जो कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है 2D कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक शब्द पहले भी इस्तेमाल किया प्रोजेक्टाइल में बेटा। प्रोजेक्टाइल में ऑब्लिक इस्तेमाल किया था क्या? उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि एंगुलरली चलता है, एंगल पे चलता है। तो ये भी तो देखो एंगल पे चलता है। तो जब एंगल पे चले तो कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। तो 2 प्रकार के कोलिजन होते हैं। कौन से? हेड ऑन और ऑब्लिक, डिपेंडिंग अपॉन मोशन, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी लॉस्ट और नॉट, इलास्टिक एंड। तो कैटेगराइजेशन है, इसको मैंने लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से समझा रखा है 15-20 मिनट लगा के, तो मैं तो चाहूंगा वहीं से आप पढ़िएगा। लेकिन आज मैं पढ़ रहा हूं ये वाला कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सही है कि नहीं? इलास्टिक वाला कौन सा? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बोलो हाँ। कोई कांटेक्ट नहीं होता या कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। जैसे ना हम लोग प्रैक्टिकल के लिए क्या बोलते हैं, जैसे कि ना 2 ग्लास बॉल्स हैं। कौन सी बॉल्स? ग्लास के ऊपर ना रब करने से, जैसे ग्लास का कोई रॉड है, इमेजिन करो ग्लास का रॉड, मैंने तुम्हें दिखाया भी था शायद एक बार। नहीं अभी तो शायद मेरे पास नहीं है, लेट इट बी। जैसे ग्लास की जो बॉल होती है ना, ग्लास की बॉल होती है, उसको अगर मैं रब करूं ना तो ग्लास की बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? तो मान लो ग्लास की एक बॉल है, ग्लास की एक बॉल है, उस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी एक और ग्लास की बॉल ले आया, इस पे भी क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो ये आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू किए, सही है? तो
ये बिल्कुल पास पास जाके टच नहीं करते, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते, ये दूर से क्या कर लेते हैं, अपने आप को रिपेल कर लेते हैं, रिबाउंड कर लेते हैं। तो इनमें फिजिकल कांटेक्ट कभी भी, ऐसे कोलिजन हमेशा कौन से होंगे, इलास्टिक। अच्छा एक बात बताओ, स्नूकर बॉल का कोलिजन होता है जब, तो इलास्टिक होता होगा, इनइलास्टिक होता होगा? क्योंकि स्नूकर बॉल तो टकराती है ना, तो साउंड भी आएगी और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, बोलो हाँ। तो स्नूकर बॉल्स में कौन सा कोलिजन हुआ, कैरम कॉइन्स, कैरम याद है कौन सा कोलिजन हुआ? लेकिन अगर कैरम की कॉइन्स पे, कैरम की कॉइन पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, बोलो सही है क्या, ऐसे, तो जब ये आएगा पास पास आया मान लो, तो ये बिल्कुल टच नहीं करेगा, ये थोड़े से डिस्टेंस पे आके अपने आप को क्या कर लेगा, रिबाउंड कर लेगा। मतलब एक टर्म होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितने नजदीक तक जा सकते हो, नजदीकियां, कितना नजदीक, समझ रहे हो? तो वो टच करके नहीं आएगा, वो पीछे से पीछे निकल, घूम के निकल जाएगा, पहले निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का किसी बॉडी पे जिस पे चार्ज हो उसका कोलिजन हो रहा हो, तो वो कोलिजन हमेशा इलास्टिक होगा। और जैसे स्नूकर बॉल्स हैं, कैरम कॉइन्स हैं, कंचे हैं जिसको मार्बल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, उनका कोलिजन कौन सा होगा, इनइलास्टिक। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग बोल भी देते हैं कि नहीं यार, मान लो दो स्नूकर बॉल कोलाइड करी, दो स्नूकर बॉल, और हमने कहा नहीं यार इलास्टिक ही है, तो मान सकते हैं ऐसा। लेकिन जब जब मैं बोल दूंगा इलास्टिक है, तो बोल देना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान लगाएंगे, हम पढ़ रहे हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन, हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। शुरू करें। तो ये हमारे पास एक बॉल है m1, ये चल रही है u1 स्पीड से, इसकी जो लाइन है वो ये है, सही है क्या? और दूसरी बॉल जो है वो यहां है, इसका मास है m2 और ये है रेस्ट पे। आपके पास जो बुकलेट्स या पैकेजेस हैं उसमें डायग्राम थोड़ा सा गलत है, कोई बता सकता है क्यों? इसका मतलब वो हल्का सा कैसे होना चाहिए था, क्योंकि अगर दोनों मासेस एक ही लाइन पे होते तो कोलिजन 1 डायमेंशनल होता है, हेड ऑन होता है, हमें कैसा चाहिए, इसलिए हमारा थोड़ा सा डायग्राम नीचे होना चाहिए था। खैर आप ठीक कर लीजिएगा उसको। उसके बाद हमारा ये जो मास है m1 ये ऊपर चला गया मान लीजिए, सही है क्या? और ये जो मास है m2 कहां चला गया, नीचे चला गया, सही है। एंगल की बात करें तो m1 मास जो है θ1 एंगल बनाते हुए ऊपर गया, और m2 मास जो है वो θ2 एंगल बनाते हुए नीचे गया, सही है। मैंने लिखा ये रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1। कोलिजन के बाद दोनों ही चलने लगे, है ना। अच्छा ये ना सब कैटेगराइजेशन बड़ी जरूरी है, इससे ना हमारा जो कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स से थोड़ा इजी की तरफ आया। भाई जरूरी थोड़ी ना है जिस बॉडी से टकराएगा वो हमेशा रेस्ट पे हो, तो हम लोग मान कर चल रहे हैं, ये एक अजम्पशन लेके चल रहे होते हैं हमेशा। चलो जब ये टकराकर m1 कट मारती हुई इधर निकल जाएगी, कैरम में तो बहुत करते हैं हम लोग, ऐसा होता है ना कि वैसे रानी उधर है और पॉकेट उधर है, ऐसे मारा, कट करते 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 चली गई। कुछ तो कैरम वाले बड़े शानदार होते हैं, है ना। हम तो जब खेलते थे ना, हम तो बस ऐसे कर लेते थे साइड, हाँ है ना, कि कौन सी गोटी तो हमारी है, किया तुम लोगों ने कभी? हाँ तुम तो शक्ल से कह रही हो, मजाक कर रहा हूँ बेटा। कुल मिला के बात ये है कि यही है, सही है। तो अब बताओ m1 चल रहा है, तो m1 कितनी स्पीड से चल रहा है, मान लो m1 चल रहा है v1 स्पीड से, कितनी स्पीड से, और m2 चल रहा है कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से। अच्छा जब भी कोई भी मास किसी स्पीड से चलना शुरू करे, कभी भी कोई भी मास किसी स्पीड से चलना शुरू करे, तो उसके पास मोमेंटम आ जाता है, और मोमेंटम ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, एक, तो अगर इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम यहां नहीं आ गया, बोलो सही है क्या? क्या बनेगा इसका मोमेंटम, इस तरफ मोमेंटम बनेगा m1 इंटू, और इसका मोमेंटम यहां कितना बनेगा, m2 इंटू v2, सही है क्या? अच्छा मैं इसको ना p1 भी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो, p1 इसको क्या लिख सकता हूं, p2 लिख सकता हूं, सही है क्या? चलो अभी मेरा यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v2 है, सही है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे m1 v1 वेक्टर है, देखो वो डायग्राम जो आपकी बुकलेट में बना हुआ है मैं उससे थोड़ा सा अलग बनाऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि पैसे तो देखो मेरे पढ़ाने के हैं, है ना, क्योंकि मैं आपको ना जर्नलाइजेशन में पढ़ा रहा हूँ। तो वो डायग्राम जो आपकी बुकलेट में जरूरी नहीं कि मैं वही बनाऊं, क्योंकि जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ज्यादा इजी होता समझने में। ध्यान से सुनो, मान लीजिए हम यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स बना लें,
यहां पे क्या बना m1 v1, बोलो सही है क्या? यहां पे क्या बना m2 v2, सही है क्या? तो यहां जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा m2 v2 cos थीटा 2, वेरी गुड। यहां पे कंपोनेंट क्या बनेगा m2 v2 sin थीटा 2, बिकॉज हमें मालूम है कि कोई भी वेक्टर, अगर ये वेक्टर a ये जो एंगल थीटा बनाता है यहां से, तो ये क्या बनेगा a cos थीटा, ये क्या बनेगा a ये sin थीटा। तो m1 m2 v2 cos थीटा 2 किसके बराबर हुआ m2 v2 सॉरी बराबर नहीं, कॉम्पोनेंट बना m2 v2 cos थीटा 2 एक कॉम्पोनेंट बना, m2 v2 sin थीटा 2 एक कॉम्पोनेंट बना, ऊपर वाले कॉम्पोनेंट बना m1 v1 के क्या बनेंगे, ये बनेगा इधर बनेगा क्या m1 v1 cos थीटा 1, और यहां कॉम्पोनेंट क्या बनेगा m1 v1 sin थीटा। समझ में आया क्या कुछ? ये डायग्राम क्लियर है क्या? अब मैंने एक बात अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई है, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, यह बात अलग है कि इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इनइलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, किसकी बात कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही तो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2D कोलिजन है, और 2D का मतलब होता है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। मुझे बस आप देखकर बताइए इनिशियल जो भी मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम था m1 इंटू u1 और इसका मोमेंटम क्या था m2 इंटू रेस्ट, रेस्ट मतलब जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना था m1 इंटू u1। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया बेटा? क्या बोला मैं? इनिशियल मोमेंटम, क्या बोल रहा हूं मैं? इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस को मैं पी आई एक्स भी लिख सकता हूं। वो कितना होगा? वो होगा m1 u1 प्लस m2 इंटू जीरो, यानी कितना होगा m1 u1। अब अगर मैं बोलूं इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस हो गया पी आई अलोंग y एक्सिस, वो होगा जीरो। जीरो क्यों होगा? बिकॉज वो तो चल रहा है सिर्फ x एक्सिस में। फाइनली जब कोलिजन हो गया तो उसके x कॉम्पोनेंट भी बने हैं और y कॉम्पोनेंट भी बने हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? तो ये मेरा इनिशियल कॉम्पोनेंट हो गया अलोंग x एक्सिस, और ये मेरा हो गया इनिशियल कॉम्पोनेंट अलोंग y एक्सिस। अब बात कर लेते हैं फाइनल मोमेंटम की। अब आपके बुकलेट में जो डेरिवेशन हो रखी है और जो आपके स्क्रीन पे डेरिवेशन लिखी हुई है वो बहुत अलग अलग नहीं लग रही तुम्हें? समझ में कौन सी आ रही है? यही वाली है, यही आएगी। वो कह रहे वो पैसे तो इसके दिए हैं अरे वो मेरी लाइन है भाई, वो कह रहा पैसे तो इसके दिए हैं, बेबी पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए। सर तो मेरे को बोलने देना ना, ये लाइन मेरी लाइन चुरा रहा है यार, तो जिंदगी में भसड़ कम है मेरी हाँ चले बेबी, बोलो तुम कुछ कह रही थी शुरुआत में। आयुष ना बोलना क्या हुआ? जैसे तू बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है, इस बच्चे ने बोला सर आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताओ। आइसोलेटेड मतलब किसी पे जिस पे बाहर से फोर्स, तुमने टेबल पे फोर्स लगाया, टेबल ने तुम पे फोर्स लगाया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके अलावा अगर तुम्हें पीछे से ये धक्का देने लगे तो तुम्हारा कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। आप पे कोई बाहर से धक्का नहीं लग रहा, आपने फोर्स लगाया अर्थ पे, अर्थ ने लगाया आप पे, कंजर्व हो गया। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। सही है? चलो 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 चलो, ये इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मोमेंटम्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मोमेंटम। ओके, टेल मी फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो जी, एक्स एक्सिस के अबाउट फाइनल मोमेंटम, पी एफ एक्स लिख लेता हूं मैं इसको। पी एफ एक्स क्या होगा? m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2, तो लिख लिया मैंने m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। सही तो है? एक्स एक्सिस के अबाउट ये तो है। वो तो छोड़ो, ये इक्वल थोड़ी ना, ये तो सेम डायरेक्शन में ऐड नहीं हो रही है। अभी ये और ये सेम डायरेक्शन में है ना। m1 v1 cos थीटा 1 कहां है? इधर है। m2 v2 cos थीटा 2 कहां है? इधर है।
तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया दोनों को? फोर्सेस को बैलेंस करते थोड़ा ना बैलेंस करेगा, बोलना भाई। चलो जी, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग, बोलो बेटा क्या होगा फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस? फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस होगा पी एफ वाई। ये होगा ऊपर जाने वाला वेक्टर पॉजिटिव ले लिया, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारे आ गया फाइनल मोमेंटम्स। अब एक्स एक्सिस वालों को कंपेयर कर दो, वाई वाई वालों को कंपेयर कर दो, कंपेयर मतलब इक्वेट कर दो। बस जितना मोमेंटम इनिशियल है उतना ही तो मोमेंटम फाइनल होगा। तो एक्स एक्सिस वालों को कंपेयर कर दो और वाई वालों को कंपेयर कर दो। तो जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसे बोल दिया अपन ने 2, इसे अपन बोल देते हैं 3 और इसे बोल देते हैं क्या 4। तो 1 3 से कंपेयर होगी, नहीं समझ में आ रहा सर? और 2 क्यों भाई? क्योंकि जो एक्स एक्सिस वाला है वो एक्स से कंपेयर होगा और जो वाई वाला है वो वाई से कंपेयर होगा। कंपेयर होगा क्यों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं। एक दूसरे पे फोर्स लगाया? हाँ, बाहर से फोर्स, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे भाई ने बोला हमारे आइसोलेटेड क्या है सर? अकेलापन क्या है सर? तन्हाई क्या है सर? कि सर बाहर से कोई पूछ ही नहीं रहा सर। दो साहब ब्रेकअप हुआ, हाँ, छोड़ गई, हाँ, चल घूम के आते हैं, है ना? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर से कोई फोर्स। इसे बोलते हैं आइसोलेशन, मतलब अकेलापन, तन्हाई। याद आ रही है? नहीं? चलो वे ऐसी बात नहीं है करनी चाहिए। चलो क्या करें, इक्वेट कर दें? तो यूजिंग व्हाट? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होगा बोलो? 1 और 3 इक्वेट करके, ठीक है? m1 u1 किसके बराबर? m1 u1 किसके बराबर? m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2। बहुत ही बढ़िया, सही है क्या? दूसरा ऑल्सो, दूसरा कौन सा बना? 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा 1, वेरी गुड, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन, यानी इसको लिख सकता हूं m1 v1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू m2 v2। जैसे तू कह रहा था ना बेटा, क्या नाम है तेरा? कश्यप, क्या नाम है? आयुष। आयुष तू कह रहा था ना कि ये और ये हाँ ये बराबर हो सकते हैं, तो बराबर हो ही गए। लेकिन बराबर क्यों हुए? बिकॉज कंजर्वेशन हो रखा है। बोलो हाँ या ना? अब अपनी बुकलेट जरा चेक करके देखो बच्चों, क्या मैंने ये क्वेश्चन बना रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के नाम से? ये बना रखे तुम्हारी बुकलेट में? अगर तुम्हारे पास पैकेजेस हैं तो मेरे, नहीं है तो कोई नहीं सर, है कोई है सर? नहीं है? हाँ बाबू आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है सर, सिंपल तो है। अबे बोलना यार, लेकिन अलग तरीके से नहीं किया हुआ तो कहीं लिखने का मन नहीं कर रहा, तो है शीट में दूं? है खाली है शीट, हाँ खाली खाली, आखिरी में, आखिरी में आप सिस्टम में लिख रहे हो बेटा? चलें चलो लिखो बेटा, सारे लिखेंगे प्लीज। सबसे आखिरी पेज 61 के भी आखिरी में, आखिरी में, हाँ आखिरी में यहां से लिख लो इलास्टिक कोलिजन इन 2D, बस हो गया। एक सवाल आया है मेरे पास, सारे बच्चे ध्यान देंगे इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने। इस बच्चे ने कहा कि सर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू सेम नहीं होगी। जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इनका टाइप ऑफ कोलिजन में भी सब केस क्या बनेगा, इनके मासेस में क्या फर्क आएगा। जैसे मैं आपको ऐसी एक ब्लू मून में एक बात बता देता हूं, सुनो। अगर इन दोनों मासेस की वैल्यू सेम हुई ना, तो दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम कब? लेकिन जब दोनों मासेस, अब हम सब केस पढ़ने वाले हैं, वो आपकी बुकलेट में जो लिखे उसी से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए प्लीज।
लिख लिया? हाँ हाँ बता। एक सवाल है बच्चे का, मैं आप सबको बता दूं। इस बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपका ये जो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है वो जीरो क्यों है? क्योंकि जो इनिशियली है वो बॉल तो हॉरिजॉन्टली चल रही है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट चल रही है, तो वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा उसका, इसलिए पी आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। और कोई सवाल बेटा किसी का आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए। इसको इससे माइनस क्यों किया? नहीं हम पहले पॉजिटिव कंपोनेंट लिखते हैं फिर नेगेटिव कंपोनेंट लिखते हैं, और हम कन्वेंशनली मानते हैं कि ऊपर वाली एक्सेस पॉजिटिव होती है और नीचे वाली एक्सेस नेगेटिव होती है, इसलिए हमने दिस माइनस दिस किया। भाई ऊपर आने वाला वेक्टर प्लस, नीचे आने वाला वेक्टर माइनस, इसलिए दिस माइनस दिस किया। अच्छा ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है इनइलास्टिक है? तेज बोलो ना। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी काइनेटिक एनर्जी, यानी हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस जीरो। जीरो कैसे हुआ? बिकॉज इसका इनिशियल मोमेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है, तो हाफ m1u1 स्क्वायर इसका हो गया, और इसकी काइनेटिक कितनी होगी? जीरो। बराबर किसके? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। ये भी तो इक्वेशन बनेगी। यहां लिख देता हूं ना कि एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। हाँ जी। हाँ नहीं आती है, नहीं कराएंगे। चलो भाई हो गया। तो ये ना सारी इक्वेशन इक्वेशन बनाई हैं, अब इन इक्वेशन से ही हम खेलेंगे, ठीक है ना? इन इक्वेशन से खेलेंगे, और आपके बुकलेट के मैं पेज नंबर पहुंच गया हूं 57 पे, ठीक है? 57 पे, और जिनके पास बुकलेट नहीं है टेंशन ना ले। 57, हाँ भाई ये इक्वेशन बन गई फाइनल। हमें ना यहाँ पे तीन इक्वेशन चाहिए फाइनली, और हम तीन इक्वेशन से ही खेलेंगे। एक इक्वेशन ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, ठीक है? इन तीन इक्वेशन से काम करेंगे, डायग्राम ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्चुअली नॉलेज ध्यान रखेंगे, ठीक है? शुरू करूं? ये वाली बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी? पहले बता, क्यों होगी बता?
क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 रेस्ट यानी जीरो का स्क्वायर, फाइनल क्या आएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। सही तो है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये क्या हो गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्या होंगी? क्यों होंगी इक्वल? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चलो भाई, चलो हो गया भाई, चलो अब ध्यान से सुनेगा। वो जो तीन इक्वेशंस हैं जो मैंने अभी बताई यहां पे, वो आपको मेरे साथ बस बतानी है, लिख मैं अपने आप लूंगा, सर बोल देना। क्या बनी है पहली इक्वेशन? m1 u1 किसके बराबर? m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, m1 v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू m2 v2। बहुत अच्छा बच्चों। उसके बाद हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। अब ये जो तीन इक्वेशंस हमारी यहां से आउटपुट आई हैं, अगर आपको याद हो और आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने ना v1 और v2 की वेलोसिटीज निकाली हैं, उसकी इक्वेशंस बनाई हैं। 1D कोलिजन जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर 1 में, उसमें मैंने v1 v2 निकाला, फिर उसके सब केस वगैरह बनाए। इनमें ऐसा नहीं है, इनमें इक्वेशंस बनकर आती हैं। अब इन इक्वेशंस के साथ हम लोग खेलेंगे। जैसे पहला जो स्पेशल केस हमको पढ़ना है, पेज नंबर 57 निकाल लेना जिनके पास बुकलेट है। पेज नंबर 57 बेटे ध्यान लगाना, ठीक है ना? पेज नंबर 57 एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ग्लांसिंग। ग्लांसिंग क्या होता है? कि बस छू के निकल जाओ। समझ रहे हो क्या हो गया? तुम कुछ फील कर रहे हो? जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, सही है, इसका मास कितना है? m1, वेलोसिटी कितनी है इसकी? u1, सही है क्या? अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए दूसरी जो बॉडी है वो कुछ ऐसे है, ऐसे। अब देखो क्या होगा जब ये बॉडी, ये तो बॉडी जो सेकंड बॉडी है तो रेस्ट पे है, रेस्ट में यानी कि u2 की वैल्यू कितनी है? 0। अब खुद सोचो बच्चों, अगर ये बॉडी इससे टकराई तो बस ये छू कर नहीं निकल जाएगी, टच की और बोलो ना, इसे बोलते हैं क्या? ग्लांसिंग कोलिजन। अच्छा, इस प्रकार के कोलिजन में मैं ये मानूंगा कि ये जो फर्स्ट बॉडी है ये सीधा निकल जाएगी और जो सेकंड बॉडी है वो थोड़ा सा इंपैक्ट महसूस करेगी इस तरफ, हल्का सा इंपैक्ट महसूस करेगी इस तरफ, और उस स्थिति में हमारा जो पहली बॉडी है यानी ये m1 जो है वो यहां चली जाएगी वेलोसिटी v1 से, और m2 जो है वो नीचे की तरफ इंपैक्ट महसूस करेगी। हमें ये भी निकालना है और हमें ये भी निकालना है। सही है कि m1 कहां जाएगा और यानी, लेकिन ये बात सही है कि इस केस में थीटा 1 के लिए नियरली 0 रहेगी। क्यों? बिकॉज वो सीधा चली गई, और जब वो सीधा चली गई तो उसका एंगल तो कुछ बना ही नहीं ना भाई। यहां वाला डायग्राम देखो, ये जो बॉडी है अगर ये सीधा चलेगी तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? लगभग 0 हो गया ना। और हमने बोला कि अगर इसका इंपैक्ट आया नीचे की तरफ यानी उसका थीटा 2 कितना हो जाएगा? थीटा 2 आ गया कितना? नियरली 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में यहां पे जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं। बोलो कितना बनेगा? देयरफॉर क्या होगा? m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos 0 प्लस m2 v2 cos, व्हाट इज cos 90? cos 90 0, तो पूरा इक्वेशन खत्म हो गया। कितना आ गया? m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 cos 0। cos 0 कितना होता है? m1 से m1 यानी u1 इक्वल्स टू क्या आ गया? क्या मतलब है इसका? यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो अपनी इनिशियली रहेगी। मतलब जब ये बॉडी चल रही थी ये चलते आएगी और अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी। बस ये ग्लांस कर गई, उसे इंपैक्ट दे गई, हल्का सा ही खिसका गई, बस कि छुआ और चले गए, महसूस भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? इंपैक्ट हम बोल रहे हैं कि 90 डिग्री हो गया। दूसरी इक्वेशन में बनाना यहां पे, इस वाले में बताना क्या बनेगा? ये बनेगा m1 v1 sin 0 इक्वल्स टू m2 v2 sin 90 कितना होता है? sin 90 होता है 1। सही है क्या? sin 0 कितना होता है? खत्म हो जाएगा सारा। 0 बराबर किसके आ गया? m2 इंटू
अब M2 तो जीरो हो नहीं सकता, M2 मास है ना, जीरो हो नहीं सकता। यानी पक्की बात, अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आया है, M2 V2 का प्रोडक्ट कितना आया है, M2 जीरो, तो पक्की बात है ना V2 जीरो हुआ होगा। इसलिए यहां से साबित क्या होगा कि V2 क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि ये तो छूकर चला जाएगा, इसे कुछ धक्का सा लगेगा लेकिन ये मूव नहीं कर पाएगा आगे। इसे बोलते ग्लांस कर गया, बस ऐसा लग गया और रेस्ट पे ही है, पर हमें लगा इंपैक्ट आएगा, आया नहीं। समझे क्या, इसे बोलते हैं क्या, ग्लांसिंग कोलिजन। क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट है फैक्टर, तो याद रखिएगा, ग्लांसिंग कोलिजन। समझ में आया क्या। फिर ये वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली थर्ड वाली है ना, ये वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली थर्ड वाली। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो u1 है, उस u1 की जगह हम v1 डाल दें। कितना आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्या करा देखो, हमने इस u1 की जगह क्या डाल दिया, हमने v1 डाल सकते हैं ना। कितना आ गया, इक्वल्स टू, यहां डाल दिया ना बेटा, इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, सेम एक्सप्रेशन है। यानी जीरो बराबर किसका आ गया, जीरो बराबर हाफ m2, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अरे यार ठीक है, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक जीरो होनी तो थी, बोलो ना भाई। v2 कितना आया तुम्हारा, तो जब वो चलेगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, प्रूफ हो गया। यानी ग्लांसिंग कोलिजन वो कोलिजन है जब हमारी बॉडी आती है, टच करती है, कोलिजन तो हुआ, टच करती है, सेम वेलोसिटी से चलती रहती है, सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहती है, ग्लांसिंग कोलिजन। समझ में आया। आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आपकी बुकलेट में यहां पे सबसे ऊपर लिखी हुई है, लिखा है इंसिडेंट पार्टिकल, पेज नंबर 58 पे सबसे ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव। इंसिडेंट पार्टिकल मतलब m1 continues to move with a same velocity that is remains unscattered। unscattered मतलब क्या होता है कि सर वो डेविएट नहीं हुआ, वो सीधा सीधा चलता रहा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल बिकम्स, टारगेटेड पार्टिकल जो है यानी कि जिसको हमने हिट किया था, यानी m2 है, वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। इसको वो लोग बोलते हैं ग्लांसिंग, एक सब कैटेगरी है। किधर, यहां हमने बोला ना कि θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू 90, तो ही तो ये ग्लांसिंग कोलिजन कहलाया। θ1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, 0 हो गया, और θ2 की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया सॉल्व। बोलो ना, सही तो है। चले आगे। अब अगला पोर्शन जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगला मैं टॉपिक करा रहा हूँ आप लोगों को, नोट की फॉर्म में ही तुम्हारी बुकलेट में से लिखा हुआ भी है। हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, कितने डायमेंशन में, 1 में 2 में, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों वो ये, चलेगा तुम, चलो। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि अभी हम इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, बट आइडेंटिकल पार्टिकल्स का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, आइडेंटिकल बोले तो, आइडेंटिकल बोले तो सेम पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब सेम पार्टिकल्स, यानी कि m1 की वैल्यू किसके बराबर, m2 के बराबर। यानी उसे m ले लेता हूं, m1 किसके बराबर हो गया, m2 के बराबर, किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया। अब डायग्राम को दोबारा से बनाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। डायग्राम बनाए एक बार, ध्यान दो। ये एक बॉडी है, ये दूसरी है, सही है। सेम पार्टिकल का मतलब हो गया, सेम पार्टिकल का मतलब क्या होगा, मासेस सेम है। सेम पार्टिकल का मतलब हो गया मासेस सेम है, सही है। नहीं ग्लांसिंग नहीं है, चलो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि आप इसे ग्लांसिंग जैसा ना समझे, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, सही है।
इसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी है, u1 है, इसकी u स्पीड u2 0 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. What will happen after collision? आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा एक और दूसरा नीचे जाएगा. बोलो सही है क्या, ऐसी है ना. तो मान लीजिए m1 यहां आ गया और m2 यहां आ गया. सही है. तो यहां आ गया, मान लीजिए ये m1 हो गया और यहां क्या आ गया, m2 हो गया. यहां इसकी वेलोसिटी v2 है, यहां इसकी वेलोसिटी v1 है. सही है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं. as already studied half m1 u1 square बराबर half m1 v1 square प्लस half m2 v2 square. ये हमारा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना. ये क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ इन अ इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक. देखो शब्द में लिखना कितना मुश्किल हो जाता है. अगर मैं इसे इन इलास्टिक कर देता, भाई कौन से प्रकार का कोलिजन है, इलास्टिक या इन इलास्टिक. अगर मैं स्टेटमेंट अंग्रेजी लिखता कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन, तो कई बच्चे उसे क्या पढ़ लेते, इन इलास्टिक. इसलिए क्या लिखा, इन एन. समझ रहे हो. कई बच्चों को समझ में नहीं आया क्या करा, नहीं समझ में आया ना. क्या नाम है तेरा, हाँ बता, समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं ना. मैंने बोला कि अगर मैं बीच में से ये लगा हटा देता तो क्या बना स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में होता है. तो बच्चा इनको इसके अंदर इंक्लूड कर लेता और नाम बना देता है इन इलास्टिक. बोलो ना यार, ले उसको तो भी समझ में नहीं आया, नहीं आया. मैं पागल हो गया मैं. तू बता दे बेटा, क्या बोला मैं. बेटा इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें कंजर्वेशन होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का. इन इलास्टिक कौन सा होता है जिसमें कंजर्वेशन. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ना, तो पढ़ा जा रहा है कौन, ये इन इलास्टिक. लेकिन ये है कौन, इसलिए मैंने बीच में क्या लगा दिया. तो अंग्रेजी है ना थोड़ा सा, प्रॉब्लम तो है ही सर हमारे साथ. चलें भाई लोग. अब मैंने क्या बोला कि साहब हमारा मास क्या है सबका, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ना बेटा. आइडेंटिकल मतलब मासेस क्या है, और अगर मासेस सेम हैं तो m1 m2 बराबर होगा. अच्छा, मैंने हाफ 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 काट दिया, और चूंकि मासेस भी सेम है तो m1 m2 भी काट दिया. तो क्या बचा, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. जरा चेक करो अपने बुकलेट में मैंने लिखा हुआ है क्या, सही है क्या, सही है. पक्का चलूं आगे. अब एक बात बताओ, अब ना हम वेक्टर की टर्म्स में बता रहे हैं. किसके टर्म्स में, m1 u1 इज इनिशियल मोमेंटम, और कोई इनिशियल मोमेंटम है इस पे, नहीं है. कोई कोई कंपोनेंट भी नहीं ले रहे. हम क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट भी ले रहे. जब आपको कंपोनेंट नहीं लेने ना, मतलब आपको कॉस थीटा साइन थीटा नहीं लगाना, तो आप वेक्टर लगा के चलो, बिकॉज वेक्टर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. समझो मैं क्या कह रहा हूं. मैंने लिखा इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम है बच्चों pi इक्वल्स टू m1 u1 वेक्टर. बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग u1 वेक्टर, it includes both x-axis and then we don't need to write along x-axis or along like मैंने यहां लिखा ना along x-axis लिखा, along x-axis लिखा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. when you're writing vectors, दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए मुझे. ऐसे भी लिखना आना चाहिए और वेक्टर फॉर्म में लिखनी आनी चाहिए. तो when I am writing pi vector, it includes both the x-axis and y-axis component. Similarly, when I am writing final momentum, when I am writing, बताइए बेटा, अगर ये फाइनल मोमेंटम है तो pf वेक्टर किसके बराबर हो गया, m1 v1 वेक्टर प्लस m2, वो ना cos थीटा sin थीटा वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब तुम्हारे मन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि सर पहले ऐसे बता देते. भाई उसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है. वहां से भी कॉन्सेप्ट निकालें, यहां से भी कॉन्सेप्ट निकालेंगे. बट एक चीज वो ये कि जब आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा के कंपोनेंट्स कंसीडर नहीं करने. फिर एक ही बात है, वेक्टर के अंदर दोनों चीजें होती हैं.
किसी भी वेक्टर के अंदर दोनों चीजें, तो कॉस कॉम्पोनेंट भी होगा, उसका साइन कॉम्पोनेंट भी होगा। इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम ये। ओके, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा बोलो? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस बराबर दिस, पी आई बराबर पी एफ, बोलो ना। m1 u1 बराबर किसके? m1 v1 प्लस m2 v2, सही है क्या? अब मासेस क्या है यहाँ पे? सेम है। मासेस क्या है यहाँ पे? अब मासेस सेम है तो m1 से m1 m2 काट दो ना सब। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्या बन गया ये बन गया u1 वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? पक्की बात? ये हमारा स्टेट रिजल्ट आ गया एक, सही है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है? मैं यहां पे दो रिजल्ट लेके चल रहा हूं बच्चों, एक रिजल्ट मेरे पास ये है, एक रिजल्ट मेरे पास ये है। अब इन दोनों को मुझे आगे यूज करना है और मैं वो रिजल्ट आप लोगों को प्रूव करवाऊंगा जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था थोड़ी देर पहले, कि जब 2 डायमेंशन कोलिजन होता है, भाई 2 डायमेंशन कोलिजन यानी ऊपर वाला चला गया थीटा 1 एंगल पे, नीचे वाला चला गया। जब 2 डायमेंशन कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन। जब 2 डायमेंशन कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, और मासेस सेम होते हैं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है? ये चीज प्रूफ कर रहा हूं मैं, और ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि शो दैट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, केस ऑफ एन इलास्टिक, बोलो ना, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक, इन बेटे इलास्टिक, कौन सा? इन मत लगाओ, बहुत कंफ्यूजन होती है बोलने में, ठीक है ना? इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, कौन सा कोलिजन चल रहा है? इलास्टिक। हमें प्रूफ करना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 केवल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ हमें करना है। शुरू करूं? शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं याद दिला दूं जो हमने बहुत सालों पहले पढ़ी थी वो थी कि अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाता है। चलो ये याद भी दिला देता हूं, ऐसे नहीं भाई। मान लीजिए ये हो गया ए वेक्टर डॉट, इन दो वेक्टर का क्या कर दिया हम लोगों ने? दो वेक्टर कर दिया हमने डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आगे ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन दीज टू, एंगल बिटवीन दीज टू इज कॉस, कॉस जीरो कितना होता है? कितना आ गया? तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बनेगा? छत पे लिख लो जरा कहीं पे साइड में। याद रहेगा तुम लोगों को? ये नहीं तुम बेटा लिख पा रहे हो? तुम्हें अंधेरे की दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, पहले ये लिख लो बस। अभी रुक जाओ, पीछे जाएंगे, वो पीछे पढ़ाएंगे अभी। सही है यहां तक? ऐसे में क्लास में जब पूछ रहा होता ना कि कर दूं बेटा, तो ये कर्टेसी है, बस करना तो वही है जो मुझे, तो आप ऐसे कर लिया करो एडजस्ट यार। क्या नाम है आपका? अंकुर। नया एडमिशन है आपका? मतलब लेट लेट जाना? हाँ तभी तो। शुरू करो। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई थी सारी, हम इसी से खेलेंगे अब, ठीक है? अब ध्यान लगाना, यहीं खत्म करेंगे क्लास को। u1 वेक्टर, कौन सा वेक्टर को अगर मैं u1 वेक्टर से डॉट कर दूं, u1 वेक्टर को अगर मैं u1 वेक्टर से, तो क्या आंसर आएगा बताओ? u1 स्क्वायर आएगा। अच्छा, u1 का फॉर्मूला है v1 प्लस v2। क्या फॉर्मूला? तो v1 प्लस v2 डॉट विद v1 प्लस v2 इक्वल टू कितना आ गया? समझ में आ रहा है क्या? अबे इस u1 के लिए उठा के डाल दिया यहां से बेटा, बोलो तो सही। डाल दिया, सही है। अब अगर u1 डॉट u1 u1 स्क्वायर है तो मुझे इनके आपस में प्रोडक्ट करने आते हैं। तो v1 डॉट, चल पूरा लिख लेता हूं, चल v1 वेक्टर डॉट प्लस इसको इससे किया v1 वेक्टर डॉट प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 डॉट
v2 डॉट v2 इक्वल्स टू व्हाट u1 स्क्वायर। सही है क्या? अब तुझे पता है ये v1 स्क्वायर बनेगा बच्चे। अच्छा, v1 डॉट v2 और v2 डॉट v1 जो है एक ही बात होती है। इसको हमने प्रोडक्ट, देखो आप इस चीज को यकीन मानो, देखो मैंने ना थोड़े दिन पहले ये बात बोली थी आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ लो, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, और आप देखो हाँ जो मैंने 5-6 टॉपिक बोले थे उनके अलावा कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा भाई। मतलब क्या, छोड़ दो पीछे वाला, तो भी काम चल जाएगा ना आगे का सिलेबस का। लेकिन वो 5-6 ना वो स्पाइन है बेसिकली। स्पाइन समझते हो ना, कि सिर्फ बैकबोन पूरी वही है। अगर वो आती है ना तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेंट रूल, रिजल्टेंट, एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट आया और प्रोडक्ट, अगर वो आता है तो तुम्हें ग्रेविटेशन भी हो जाएगा, रोटेशनल भी हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक, एसएचएम ऑसिलेशन सब हो जाएगा। तो जब बच्चा लेट हो गया होता है, एडमिशन लेट हुआ होता है, पढ़ाई लेट शुरू करी हुई होती है, पढ़ाई भी कुछ बच्चों ने लेट शुरू करी, अभी रिसेंटली शुरू करी है पढ़ने की, हाँ यार क्या तो रहा है पढ़ लो थोड़ा बहुत। तो वो 5 चीजें सर वो मूल मंत्र है सर, ठीक है ना। चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। जैसे मैं कह रहा था कि v1 डॉट v2 और v2 डॉट v1 क्या है, एक ही बात है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव नेचर। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 ऑफ v1 डॉट v2 इक्वल्स टू v2 डॉट v2 v2 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया u1 स्क्वायर। सही है क्या? ये ऊपर वाला का, ठीक है ना। अब v1 स्क्वायर, I'm sorry, ये v2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना, v2 स्क्वायर, सही है ना। अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इस इक्वेशन को देखो जरा, इसके हिसाब से ये पूरा इसके साथ इक्वल है, काट दिया तो क्या आया 2v1 डॉट इज इक्वल्स टू, यानी v1 डॉट v2 इज इक्वल्स टू। और एक कॉन्सेप्ट और आपको यहां याद करना है प्रोडक्ट रूल का, कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। पढ़ा तो है कहीं पे, एज डॉट प्रोडक्ट इज 0 therefore angle between them is 90 degree, therefore theta 1 plus theta 2 is equals to, but this is only applicable for elastic collision in a 2 dimension for identical particles. If particles are not identical, then in that case definitely ये perpendicular हो ऐसा नहीं कह सकते। They will be perpendicular only when they are identical. Got it? So this topic is called elastic collision in 2 dimension. So that is the end of collision, and we'll be uploading one more lecture tomorrow, और आज रात को हो पाएगा तो आज भी कर दूंगा, based on numericals of collision, and this will be the last part of the collision. And please इन्होंने lecture नहीं देखा है YouTube पे, lecture 1, 2, 3 जो मैंने आपको बोला, ये चौथा lecture आपने आज ले लिया है और 5वां एक और आएगा, ठीक है। वेडनेसडे में मिलते हैं।